नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। साथियों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन भी साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस की। हमारे आज की वीडियो में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर से स्लाइड्स में ही हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए खबरें शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोरोना संघर्ष की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी वर्चुअल बैठक के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की है ताकि आम राय बनाने में मदद मिले। भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति की कामना की है, लेकिन किसी भी उकसावे पर भारत करारा जवाब देने को तैयार है। प्रधानमंत्री और वर्चुअल बैठक में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों ने शहीदों के सम्मान में खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के शौर्य को नमन किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से गलवान में हिंसक झड़पों पर कड़े शब्दों में भारत का विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि डॉक्टर जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री ने लद्दाख के हाल के घटनाक्रम को लेकर कल दोपहर बाद टेलीफोन पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 6 जून को दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच तनाव कम करने और जो LAC है हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे अलग हटने के बारे में समझौता हुआ था। पिछले सप्ताह इस सहमति पर अमल के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडर नियमित रूप से बैठकें भी कर रहे थे। इसमें कुछ प्रगति भी हुई थी, लेकिन गलवान घाटी के में LAC के भारत वाले हिस्से में चीन की ओर से ढांचे खड़े करने के प्रयास से विवाद पैदा हुआ। चीन ने पहले से तैयार अपनी योजना के अनुसार कार्रवाई की, जिससे हिंसक घटना हुई और सैनिक हताहत हुए। इससे यथास्थिति बनाए रखने में के बारे में पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन करते हुए जमीनी तथ्यों को बदलने के चीन के इरादे का पता लगता है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि इस अभूतपूर्व घटनाक्रम से भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत यही है कि चीनी पक्ष अपनी कार्रवाई का फिर से आकलन करे और भूल सुधार के कदम उठाए। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सीमाओं को द्विपक्षीय समझौतों और संधियों का पालन करना चाहिए, उन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरा सम्मान करना चाहिए और इसमें बदलाव के लिए कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। चीन के विदेश मंत्री ने हाल के घटनाक्रम पर अपनी स्थिति प्रकट की। दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत थे कि समग्र स्थिति से पूरी जिम्मेदारी से निपटा जाएगा और दोनों पक्ष 6 जून को एक दूसरे के साथ ना उलझने के बारे में हुई सहमति पर ईमानदारी से अमल करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में एक बैठक में लद्दाख की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे हमारे जनरल बिपिन रावत, थल सेना के जो अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल जो है हमारे RKS भदौरिया, उन्होंने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े नेताओं के साथ भारत चीन सीमा पर हालत पर विस्तार से चर्चा के लिए शुक्रवार को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एजेंसी की खबरों में बताया गया है कि गलवान घाटी में सोमवार रात को हुई झड़प में चीन के 40 से अधिक सैनिक भी मारे गए हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की सेना को इस झड़प से काफी नुकसान हुआ था। भारतीय सेना ने परसों कहा था कि दोनों देशों के बीच पिछले 5 दशकों में हुई सबसे बड़ी झड़प में एक कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन से संबंधित तमाम अफवाहों को दूर करते हुए लॉकडाउन समाप्ति के देश में दूसरे राष्ट्रव्यापी चरण की योजना बनाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्र को लॉकडाउन समाप्ति के दूसरे चरण और लोगों को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं को कम करने के बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने फिर कहा कि सरकार द्वारा समय पर किए गए निर्णयों से देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को कम करने में काफी हद तक मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क, बीमारी का पता लगाने वाली किट, वेंटिलेटर इत्यादि जो है स्वदेश में उनके निर्माण की क्षमता बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समय रहते तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाने के चलते देश में रोगियों के स्वस्थ होने की जो दर है वो काफी ऊंची है। प्राइम मिनिस्टर ने देश में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के कारगर इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा के बुनियादी ढांचे का विकास करें। उन्होंने भारत को कोरोना वायरस के बाद सामान्य स्थिति में लाने के लिए एनजीओ और निजी क्षेत्र समेत सभी संगठनों को से एकजुट होकर और अधिक प्रयास करने का आग्रह किया। बढ़ते आगे, रेलवे ने 5 राज्यों में 960 कोविड देखभाल कोच तैनात किए हैं। इनमें दिल्ली में 503, उत्तर प्रदेश में 372, तेलंगाना में 60, आंध्र प्रदेश में 20 और मध्य प्रदेश में 5 कोच तैनात किए गए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन राज्यों में कोचों की तैनाती का आग्रह किया गया था। रेलवे ने राज्यों को अपने 5231 कोविड केयर कोच उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। जोनल रेलवे ने इन कोचों को कोरोना के बहुत मामूली और हल्के लक्षणों वाले मामले में प्रयोग के लिए कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया है। तो रेलवे का काफी एक अच्छा काम है यहाँ पर कि वो अपने जो कोचेज हैं उसे कन्वर्ट कर रहा है कोविड-19 देखभाल केंद्रों में। राज्य सरकार इन कोचों के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी उपलब्ध कराएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले की जो रेट है हमारे यहाँ पर वो 52.79% हो गई है। ये लगातार इंप्रूव हो रही है हमारे यहाँ। अब तक 1,86,935 रोगी ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 6,922 लोग ठीक हुए। कुल 1,55,227 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,974 नए मामले सामने आने के बाद कुल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या जो है बढ़कर 3,54,065 हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस वायरस से 2,003 लोगों की मृत्यु हुई और इसके साथ ही मरने वालों की जो संख्या वो 11,903 तक पहुंच चुकी है। हमारे यहाँ में जो डेथ रेट है वो 3.36% है। इस बीच हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,63,187 जो सैंपल है उनकी टेस्टिंग की गई। एक दिन में हुई जांच का ये सर्वाधिक आंकड़ा है और अब तक टोटल 60,84,256 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आईसीएमआर सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच की अनुमति देकर लगातार अपनी जांच में वृद्धि कर रहा है। कुल 924 लेबोरेटरीज जो है उनको जांच की अनुमति दी गई है, जिनमें से 674 जो लेबोरेटरीज हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 250 जो है वो प्राइवेट लैब्स हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 69% से अधिक मामले केवल 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, जिनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश है। स्वस्थ होने वाले जो सबसे बड़े 5 राज्य हैं उनमें चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं। इन प्रदेशों में स्वस्थ होने की जो रेट है वो 72% से भी अधिक है और देश के टोटल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर ठीक होने वाले की जो रेट है वो देश का जो नेशनल हमारा जो एवरेज है उससे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है हमारा कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है नीट, उसके 2020 के पोस्टपोनमेंट से संबंधित कोई भी सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों, अभिभावकों और आम लोगों को सूचित किया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा परीक्षा के स्थगन से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लोगों को किसी भी फर्जी खबर से सावधान रहने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट जो है इनकी www.nta.ac.in और ntaneet.nic.in इस पर उपलब्ध सूचना पर ही विश्वास किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने कहा है कि किसानों से अब तक 382 लाख टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। इससे पहले 2012-13 में 381.48 लाख टन की खरीद हुई थी, यानी कि अब तक ये जो खरीद हुई है तक की सबसे ज्यादा की अब तक का रिकॉर्ड है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण राज्यों में गेहूं की खरीद एक पखवाड़े की देरी से 15 अप्रैल से शुरू हुई, यानी कि 1 अप्रैल के आसपास शुरू होती होगी, आपकी बारी 15 अप्रैल से शुरू हुई है।
इस साल परंपरागत मंडियों के अलावा सभी संभावित स्थलों पर खरीद केंद्र खोलकर ऐसे केंद्रों की संख्या 14,000 से बढ़ाकर लगभग 22,000 कर दी गई है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ होगी। दूरदर्शन जो होगा सुबह 6:30 बजे इसका प्रसारण करेगा। इसके बाद नई दिल्ली में हमारा जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है वो सुबह 7 से 7:45 तक योग क्रियाओं का कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा और इसके बाद सुबह 8 बजे तक योग विशेषज्ञ के साथ चर्चा होगी। इस वर्ष कोरोना के कारण मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के लिए एक अच्छी खबर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 5 नए नॉन परमानेंट मेंबरों के चुनाव में भारत 2021-22 की अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है। पिछले साल जून में 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत देशों के समूह ने भारत की उम्मीदवारी का बिल्कुल सर्वसम्मति से अनुमोदन किया था और इन अनुमोदन करने वाले देशों में पाकिस्तान और चीन भी शामिल थे। हर साल जो यूएनजीए है यानी कि हमारी यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वो सुरक्षा परिषद के 5 नॉन परमानेंट मेंबरों का चुनाव करती है और भारत इसमें इससे पहले 7 बार इसका मेंबर रह चुका है, जिसमें 1950-51, 67-68, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92 और 2011-2012 में इसका मेंबर रहा है भारत। भारत की जो ये मेंबरशिप जो ड्यूरेशन होगी वो शुरू होगी 1 जनवरी 2021 से। इसमें जो 5 सदस्य चुने जाने थे तो भारत के अलावा इसमें मैक्सिको, नॉर्वे, आयरलैंड और केन्या चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आज की लास्ट खबर है। म्यांमार सरकार ने कारेन राज्य में चीन के सहयोग से बनाई जा रही मेगा सिटी परियोजना के निर्माण में अनियमितता की जांच के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया है। इस परियोजना का कार्य चीन की एक कंपनी कर रही थी और 2017 में छोटे पैमाने पर शुरू की गई इस परियोजना के बाद में समूचा शहर बनाया जा रहा है, जिसमें होटल, कैसीनो, हवाई अड्डा और पर्यटन स्थलों के निर्माण की योजना है। निवेश संबंधी नियमों को तोड़ने के आरोप में पिछले साल परियोजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 18 जून है। 18 जून 1815 को फ्रांस का जो नेपोलियन है वो ब्रिटिश फौजों के हाथों बैटल ऑफ वाटरलू में निर्णायक रूप से हार गया था। ये बहुत ही क्रूशियल डिफीट थी नेपोलियन की, जिसके बाद नेपोलियन जो था वो उसने आगे कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उसके बाद नेपोलियन जो वार थी वो खत्म हो गई थी। 18 जून 1953 को इजिप्ट एक गणराज्य घोषित हुआ और जनरल मोहम्मद नगीब इसके पहले राष्ट्रपति बने। 18 जून 1979 को सोवियत संघ के लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के बीच सेकंड स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स जो है उस पर हस्ताक्षर हुए। ये दोनों देशों के बीच आर्म्स कंट्रोल की एक महत्वपूर्ण संधि थी। 18 जून 1980 को भारत की श्रीमती शकुंतला देवी ने इंपीरियल कॉलेज लंदन में 2 अलग अलग तथा रैंडम 13 अंकों को बिना किसी मशीन की सहायता से मात्र 28 सेकंड में गुणा कर दिया था। उनकी इस अचीवमेंट को साल 1982 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। ये बहुत अपने आप में बहुत ब्रिलियंट माइंड थी, इनको कैलकुलेटर माइंड इनका माना जाता था शकुंतला देवी का। 18 जून 1983 को सैली राइड जो है वो अंतरिक्ष जाने वाली अमेरिका की पहली महिला बनी। वे चैलेंजर 2 नाम के शटल में बैठकर अंतरिक्ष गई थी। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कि 1857 की क्रांति की एक मेन फिगर थी, उनकी डेथ युद्ध के मैदान में हुई। उसके अलावा 18 जून को जो यूएन है हमारा वो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाता है। इस संबंध में यूएन ने 21 दिसंबर 2016 को एक प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों ये थी खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।